बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लंदन में क्या चल रहा है? क्या मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी क़यादत के एक दूसरे के साथ बाला ही बाला कोई राब्ते हैं? और नवाज शरीफ को जजों और जर्नलों के नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो इसमें किस हद तक लचक दिखा सकते हैं, या किस शख्सियत की हद तक लचक दिखाई जा सकती है? इस हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये भी देखने वाली बात है कि नवाज शरीफ जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इस हवाले से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्या मदद मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की मदद के हवाले से अगर बात करें तो फिर जो फैज़ाबाद धरने में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मशीर आलम पर मुश्तमिल बेंच ने सो मोटो केस में जो फैसला दिया था, उस पर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत के लिए 28 सितंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। जस्टिस अतरम नीला साहब भी उसमें शामिल हैं और जस्टिस मोइनुद्दीन खान भी उसमें शामिल हैं। इसमें मैं तफसीली भी लाग कर चुका हुआ हूँ। तो उसमें जो फैसला दिया था धरना केस का, तो उसमें तो यही हदायत की गई थी। जो बड़ी बात समझी जाती है उस फैसले की वो यही है कि फ़ौज के जो लोग सियासत में मुलव्वस हैं और उन्होंने इस हवाले से अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने का जो माहदा हुआ था, अगर उसको देखा जाए तो उस पे फैज़ हमीद साहब के बतौर मेजर जनरल दस्तखत हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये माहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी नुमाइंदा टीम की खसूसी काविशों से तय पाया। तो इस तरह तो उसमें जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी मुल्ज़म बनते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट मुल्ज़म बनते हैं वो तो फैज़ हमीद साहब हैं, जिसके लिए और सबूतों की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये ट्रायल में पता चलेगा, अगर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, जब कार्रवाई के दौरान ये पता चलेगा कि जनाब उन्होंने किसके कहने पे इस मामले में मुदाखलत की या मुलव्वस हुए, ये एक अलग बात है। और फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक और मुकदमा भी है जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बयान हल्फी दे रखा है कि फैज़ हमीद ने उन्हें कहा था बतौर डीजीसी आईएसआई के, तो उस वक्त मेजर जनरल ही थे वो, उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं इन्हें इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर कार्रवाई होती है फैज़ हमीद साहब के खिलाफ तो वहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे गौर होगा। इन इल्ज़ामात की सेहत का जायज़ा लिया जा सकता है कि ये किस हद तक दुरुस्त हैं और इन्हें कार्रवाई के लिए किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर जो मैंने बात की है ना कि आला अस्करी क़यादत और नवाज शरीफ यानी हाफ़िज़ साहब और नवाज शरीफ के बाला ही बाला कोई आपस में राब्ते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग के आला हल्के हैं ना, जो आला हल्के जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के करीब हैं, उनकी तरफ से ये बातें हो रही हैं कि हाफ़िज़ साहब और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत सारे मामलात जो हैं, ये जो मैं बात कर रहे हैं वो एहतसाब की जो बात कर रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय पा चुके हुए हैं। बाकी सारी बातें हैं, शहबाज शरीफ का आना जाना, मीटिंगें शीटिंगें, जो भी मामला चल रहे हैं वहाँ पे लंदन में, तो ये अब देखिएगा ज़रा मामले को, ये मामला है कि इसको ज़रा गौर कीजिएगा कि ये इमरान खान जब इक़्तिदार में थे और आखिरी दिन चल रहे थे, तो उनकी मकबूलियत का क्या आलम था। ये खुद कहते हैं कि जनाब हम तो अवाम में जा नहीं सकते थे, इस हद तक बुरा हाल कर दिया हुआ था इन्होंने। लेकिन इक़्तिदार से निकलते ही उनकी जो मकबूलियत है वो एकदम ऊपर गई, उसका ग्राफ ऊपर गया। उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह वो बनी कि वो कहा ये जा रहा है कि इमरान खान ने जो फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट खुद को ज़ाहिर किया और मुज़ाहमत कार अपने आप को बताया, तो उसके बाद उनका ग्राफ जो है वो ऊपर गया। लेकिन हुआ क्या? इससे पूरा अदारा जो है फ़ौज का वो बदनाम हुआ। इन्होंने इस पूरे अदारे को निशाने पे रख लिया। अब उसको ज़ाहिर काउंटर करना भी ज़रूरी है। इमरान खान ने जो बयानिया बनाया उससे पूरी दुनिया में उन्होंने फ़ौज को बदनाम किया और उसके नतीजे में 9 मई जैसा सानिया पेश आया। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो हैं वो शख्सियात को हिट कर रहे हैं, वो पूरे अदारों को हिट नहीं कर रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह हिट कर रहे हैं और ना ही वो पूरी फ़ौज को हिट कर रहे हैं। वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने साजिश की मेरी हुकूमत गिराने के लिए और उसमें
साकम निसार, आसफ सईद खोसा, गुलजार अहमद, अजमत सईद और मौजूदा जज एजाज अल एहसन और एजाज अफजल खान जो पनामा केस वाले जज थे, वो उस साजिश में शरीक थे और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा मामला, यानी जो नवाज शरीफ का मामला है वो है अदारों के खिलाफ नहीं है, वो शख्सियात के खिलाफ है। लेकिन इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ का बयानिया था, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी एक मुज़ाहमतकार के तौर पे, एंटी एस्टेब्लिश शख्सियत के तौर पे उनका जो इमेज है वो बरकरार रहेगा। तो अगर अदारे से उतर के बदनामी जो है वो चंद शख्सियात तक महदूद हो जाए, उन अदारों की चंद शख्सियात तक महदूद हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये घाटे का सौदा नहीं। और जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ जो बातें हो रही हैं उनमें इसी तरह का तासर दिया जा रहा है कि शायद इस हवाले से हाफिज़ साहब और नवाज शरीफ के दरमियान शायद कुछ मामला जो हैं वो तय पा चुके हुए हैं। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की मैं फैसले की नज़रसानी की दरख्वास्तों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो नज़रसानी का स्कोप जो है वो बड़ा महदूद होता है। अगर वो दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं तो फिर जो फाइनल हो जाएगी वो जजमेंट जो काजी फायज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से दी थी, और कुछ लोगों के खिलाफ जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं और जिन्होंने सियासत में मुलव्वस होने का सबूत दिया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है। और फैज़ हमीद साहब पर तो डायरेक्ट इल्ज़ाम है। ये भी बताया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद की हद तक जो है वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ़ौज के अंदर, कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, फ़ौज के अंदर कार्रवाई होती है या फ़ौज के बाहर कार्रवाई होती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हुए हैं, इस हवाले से कुछ तफजात हैं। और फिर ये भी बात है कि फैज़ हमीद साहब तो आखिरी वक्त तक साजिशें करते रहे हैं हाफिज़ साहब को रोकने के लिए। और 9 मई का जो सानिया है, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे भी फैज़ हमीद साहब का जहन था। फौज के अंदर बगावत की साजिश थी, हाफिज़ साहब को उनके ओहदा से हटाने की साजिश थी। 9 मई वाले वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ, और फौज इस मामले को किसी तौर भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। 9 मई के जो भी किरदार हैं उनके लिए माफ़ी नहीं है। अब यही देख लें कि जो इस वक्त 9 मई को लाहौर के कोर कमांडर थे जनरल सलमान फयाज गनी साहब, एक दिन पहले 23 सितंबर को उनकी साहबजादी की शादी थी। तो वहाँ कोई हादर सर्विस और कोई रिटायर्ड जर्नैल, अब उनके फौज में कितने दोस्त होंगे, कितनी दोस्तियाँ होंगी, लेकिन वहाँ कोई रिटायर्ड और हादर सर्विस काबिल ज़िक्र अफसर, फौजी अफसर मौजूद ही नहीं था। और वहाँ सबसे मशहूर शख्सियत जो शादी में मौजूद थी वो उमर अता बंदयाल साहब थे, क्योंकि जिस लड़के के साथ शादी हुई है उनकी बेटी की, अमजद नून का बेटा है वो भांजा है उमर अता बंदयाल साहब का। सिर्फ वो वहाँ मौजूद थे। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जनरल सलमान फयाज गनी साहब का फौज ने सोशल बाइकाट कर दिया है। ना सिर्फ हाजिर सर्विस जनरलों और फौजी अफसरों ने, बल्कि जो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं उन्होंने भी इनका सोशल बाइकाट किया हुआ है। वो पंजाबी कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देता, कोई था ही नहीं, बंदा आया ही नहीं शादी पे। और ये भी नहीं कि उन्होंने बुलाया नहीं, ये भी मैं बता दूं कि बुलाया भी गया था लोगों को, लेकिन वो नहीं आए। और वजह क्या है? 9 मई का सानिया, उसका एक किरदार है ये। अगर ये कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, इनका निकाल दिया गया है इनको फौज से, लेकिन फिर भी एक किरदार के तौर पे लोग, इनका फौजी जो हैं वो इनका बाइकाट करके बैठे हुए हैं। अब जो बातें हो रही है ना कि जनरल कमर जावेद बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नवाज शरीफ का एक मुतालबा ये भी है ना, तो इस हवाले से ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि अंदर कुछ तफज़ात हैं फ़ौज के अंदर। उसकी एक वजह यह है कि जो इमरान खान प्रोजेक्ट था उसको आखिरी दिनों में जो तबाह करने के ज़िम्मेदार जो हैं, उन्होंने जिन्हें कफ़ारा अदा किया है वो कमर जावेद बाजवा साहब हैं। उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अपने हाथों से बनाया था, उसको फिर अपने हाथों से उन्होंने गिराया। ये इस तरह कुछ सोचा जा रहा है कि शायद वो उन्होंने कफ़ारा अदा कर दिया है। और नवाज शरीफ को भी यही कहा जा रहा है कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा तावन किया जनाब इस हुकूमत नूं गिराने। अगर कमर जावेद बाजवा साहब ना होंदे ते इमरान खान की हुकूमत नहीं जानी सी, और फिर इस वक्त फैज़ हमीद जिहड़ा वो आर्मी चीफ होना सी। इस तरह की बातें शातें की जा रही हैं। और फिर जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो इतने भोले भी नहीं हैं।
जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था ना कि मैं जनाब इनका एहतसाब करूँगा, कि आर्टिकल 6 लगाएंगे, इस तरह की बातें शायद हुई थी, तो उसके पीछे एक अदालती हुक्म था। वो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने 31 जुलाई 2009 को एक जजमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने 2007 का जो पीसीओ है उसका ज़िम्मेदार करार दिया था मुशर्रफ को, और आइन तोड़ने का मुर्तकब करार दिया था, और उस पीसीओ की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो मुशर्रफ पे डाल दी थी अदालत ने। और फिर जब इनका दौरे इक़्तिदार आया, नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे वो केस लेके बैठ गए, और उन्होंने कहा जनाब ये जो हमने फैसला दिया हुआ है मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं इस पर। तो ये जून की बात है, जून 2013 की बात। मुनीर मलिक साहब अटॉर्नी जनरल थे, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये केस लगा लिया है, और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि पूछ के आए आप कि हुकूमत क्या कर रही है इसमें, क्या वो कार्रवाई करेगी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ या नहीं करेगी। अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट अटॉर्नी जनरल ये बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसी बातें भी हुई कि जनाब वो इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब का आपको पता ही है, वो मीटर घूम जाए तो वो ये ना हो कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को वो तलब कर लें, अदालत में बुला लें, इस तरह की बातें शायद वहाँ हो रही थी। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे जनाब ठीक है अदालत का हुक्म है उस पर अमल करें, और जो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए आप कह दें। लेकिन वहाँ यहाँ तक स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन वहाँ उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद साहब, जिस वक्त निगरान हुकूमत में मिनिस्टर हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया कि जनाब कोई फ़ैसला करने से पहले जो उस वक्त आर्मी चीफ थे अशफाक परवेज़ कियानी, उनसे बात कर लें, उनके नोटिस में ले आएँ कि ये हुक्म आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको हम बता रहे हैं, आप क्या कहते हैं। तो उस पे उनके पास कुछ लोग गए और उन्होंने जाकर कहा जनाब ये आर्डर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं और इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने ग्रीन सिग्नल दिया और उन लोगों से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से कह दें कि आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे आगे क्या करना है। तो फिर 26 जून 2013 को अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट में ये बयान देते हैं कि हुकूमत जो है यानी नवाज शरीफ हुकूमत वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। तो इसमें अदालत ने पता क्या कहा था, अदालत ने कहा जनाब इसको ज़रा तेज़ करें, जल्दी करें, बातें जाते ना करें, करके दिखाएं। ये सर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी आर्टिकल 6 की, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ ने अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाई थी। उन्होंने आर्मी चीफ से पूछा था उस वक्त जो भी आर्मी चीफ थे, और फिर अदलिया का हुक्म मौजूद था उनकी पुश्त पे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तब ये मामला हुआ था। और अब भी मेरा ये ख्याल है जो बातें हो रही हैं ना बाला बाला राब्तों की, उसमें ये नवाज शरीफ अब भी कोई अंधे कुएं में छलांग लगाने वाले नहीं है। ये अब भी बहुत सोच विचार करके, जो मैं कह रहा हूँ लचक के शख्सियत के बारे में दिखा सकते हैं, और वो लचक दिखा सकते हैं कमर जावेद बाजवा के हवाले से, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जो मामला पहले तय हुए थे, वहाँ कुछ ज़मानतें भी थीं कि जनाब उनके खिलाफ आके ये कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जनरल फैज़ तो मैं कह रहा हूँ वो जो धरना केस है, अगर वो नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं तो उसी में फंस जाएंगे, और बाकी रह गए जनाब साकिब, खोसा, गुलजार, और फिर अजमत सईद, और फिर एजाज अल एहसन और एजाज अफजल खान वगैरह जिनके नाम ले रहे हैं वो। तो उसमें एजाज अल एहसन साहब के खिलाफ जो हाँ मुझे नून लीग के एक बंदे ने बताया कि अगर फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई होती है और ये साबित हो जाता है कि वो सियासत में मुलव्वस रहे हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी वाला खास तौर पर मामला, तो फिर जो रिटायर्ड जज है ना साकिब, गुलजार वगैरह, अजमत सईद वगैरह, वो भी उस केस में फंस सकते हैं। उनको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है मुल्क के खिलाफ साजिश करना, या आइन को तोड़ना, या आइन को तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना, या उनकी हिमायत करना, या मदद करना। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे उसमें मुलज़म बन जाएंगे। फिर एजाज अल एहसन साहब की जो हद तक बात है कि एजाज अल एहसन साहब के खिलाफ तो सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले कार्रवाई करनी है, उसके बाद दूसरे मामला सामने आने, लेकिन उनका मिसकंडक्ट जो है उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। और मेरी इतला के मुताबिक कि ऐसी इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऐसी जजमेंट्स हैं ना कि एक में
मशरक़ की तरफ रुख किया हुआ है और दूसरे में मगरब की तरफ, एक ही मौजू पे एक फैसला मशरक़ का पता दे रहा है और दूसरा फैसला मगरब का पता दे रहा है। तो उस हवाले से उनको रिविज़िट करने के लिए गौर हो रहा है कि ऐसे मुकदमात जिसमें बिल्कुल उल्ट फैसले दिए हुए हैं जजों ने, उसको रिविज़िट करके एक ही प्रोपोज़िशन उसके हवाले से कायम की जाए, उस मौजू के हवाले से। जैसे ये जो ग्रैंड हयात टावर वाला केस है, उसमें तो ये जो एजाजुल हसन साहब हैं वो फैसला दे रहे हैं बेंच में बैठ के कि जनाब ये क्योंकि लोगों ने अपार्टमेंट खरीद लिए हुए हैं और 13 साल तक सोई रही है सीडीए, तो अब जो है ये इसको को पैसे वैसे लेके कुछ 17.5 अरब रुपए लेके इसको रेगुलाइज कर दिया जाए। तो ये अमीरों का मामला था और इन पे एतराज़ किया था सीडीए के वकील ने। उन्होंने कहा जनाब आप तो एक फरीक को बतौर वकील जो खिदमात फराहम कर रखी थी आपने, तो आप इस बेंच को इस बेंच में कैसे बैठे हुए हैं? तो साकिब निसार ने कहा जनाब वही बात कि 13 साल से आप सोए हुए थे, अब आ गए हैं, कोई गल नहीं, मैं बैठा, इंसाफ होएगा, इस तरह की बातें चाहते। और जो नस्ल टावर वाला केस है उसमें एजाजुल हसन साहब बिल्कुल उल्ट फैसला देते हैं। वो कहते गिरा दियो जी इन्हों, क्योंकि वो गरीबों का मसला सी, अमीरों का मामला ही नहीं सी, ना ही ये बतौर वकील नस्ल टावर वाले केस दे विच किसी फरीक दे वकील रहे हुए सी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग कह रहे हैं जनाब वो सरदार तारक मसूद साहब जो हैं सीनियर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने कुछ जजों के खिलाफ जो शिकायत थी उनको बेबुनियाद करार दे दिए। उसमें क्या है? उसमें एक तो बंदियाल साहब थे, एक एजाजुल हसन साहब थे, साकिब निसार थे और आयशा मलिक थी और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे। वो बेबुनियाद ही दरखास्तें थी, उसमें होने ही कुछ नहीं था। उसमें एक तो ये था कि साकिब निसार की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था जिसमें बंदियाल साहब भी थे, एजाजुल हसन साहब भी थे। उन्होंने कोई फैसला दिया हुआ था, तो जिस बंदे के खिलाफ फैसला हुआ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए। जनाब नीचे वाली अदालत को इन्होंने प्रेजुडिस करने की कोशिश की है, जसरअंदाज होने की कोशिश की है। वो तो उनका एक अदालती हुक्म था। अदालती हुक्म की बुनियाद पर कैसे कार्रवाई हो सकती है किसी के खिलाफ? और दूसरा, जस्टिस आयशा मलिक जब लाहौर हाई कोर्ट की जज थी तो उनके एक डीवी थी एक जज साहब के साथ, तो उन्होंने कोई फैसला दिया था तो उसके खिलाफ वो चले गए एक फरीक, जनाब इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। अदालती फैसले के खिलाफ जब तक जो तसब और जानबदारी उसकी सतह पर तैरती हुई नजर ना आए, किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। एक और रेफरेंस मुजाहरे लिए नकवी वाला भी पड़ा हुआ है ना, उसमें भी सरदार तारक मसूद साहब से ही राय मांगी गई है। तो उसमें देखें अब क्या होता है, उसमें उल्ट भी हो सकता है मामला। इन जजों के खिलाफ तो वाकईतन बेबुनियाद थे। तो जैसे मुजाहरे नकवी वाला रेफरेंस है, अगर उस तरह के रेफरेंस आ जाते हैं एजाजुल हसन साहब के खिलाफ भी, हकायक पर मबनी आता है, फिर नवाज शरीफ का जो बयानी है इनके खिलाफ कार्रवाई का, वो तो किसी हद तक पूरा हो जाता है ना। और फिर ये भी है कुछ मैंने कहा ना, लचक दिखाएंगे किसी एक शख्सियत की हद तक, तो वो ये शहबाज शरीफ ने भी कहा है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि वो आइंदा का लाया अमल जो है वो 21 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान जो जलसा है उसमें वो आइंदा का लाया अमल देंगे। अब वहाँ वो क्या कहते हैं, अब ये भी बातें हो रही हैं जब वापस आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, इस पर मैं भी इलाक कर चुका हूँ। ये प्रोटेक्टिव बेल या राहतदारी बेल के लिए ये लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे मेरी इतला के मुताबिक, और ये अदालत की सवाबदीद पर है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचने के लिए कितने दिनों की बेल देती है। अब ये कहा जा रहा है जनाब वो कन्विक्टेड भी हैं, वो सजा याफ्ता भी हैं और मफरूर भी हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो को ये बेल नहीं मिली थी जब वो कोटकना केस में उन्हें सजा हुई थी और वो मुल्क से बाहर थी, तो क्या वो इश्तिहारी नहीं हो गई थी? और क्या वो वापसी में गिरफ्तार हुई थी? उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। वो जो रहमान मलिक साहब थे उन्हें 3 साल की सजा हो गई हुई थी अदम पेशी की बुनियाद पे, अदम हाजिरी की बुनियाद पे, जो रेफरेंस था उनके खिलाफ, तो वो भी मफरूर थे, वो गिरफ्तार हो गए थे। असाक डार जो हैं, चलो ये कन्विक्टेड नहीं है लेकिन इश्तिहारी तो थे ना। ये कोई ज़रूरी जो कह रहे हैं, अब जो ख्वाब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा और जेल जाएगा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो है वो आज़ाद होगा, जलसा करेगा, उसके बाद मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से होकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है ये मैं कुछ पेश कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि 21 अक्टूबर को आज़ाद हैसियत से नवाज शरीफ जो हैं वो जलसे से खिताब करेंगे, जेल नहीं जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।